आज जो है विशुद्ध भूगोल के बारे में देखते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी प्रक्रिया एक ऐसी उद्भट प्रक्रिया है जो प्राकृतिक घटना है जिसे ना तो हम रोक सकते हैं और ना ही इस पर नियंत्रित कर सकते हैं। वैसे सभी ज्वालामुखियों को तीन प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, सक्रिय, प्रस्तुत तथा मृत ज्वालामुखी। जिन ज्वालामुखियों के से अक्सर उद्गार हुआ करते हैं वो सक्रिय ज्वालामुखी हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी जिनसे निकट अतीत में उद्गार नहीं हुए हैं। जिन ज्वालामुखियों में ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार न हुआ हो वे मृत ज्वालामुखी हैं। कई बार हम जिस ज्वालामुखी को हम मृत मान लेते हैं वही ज्वालामुखी सक्रिय हो जाते हैं। वेसुवियस तथा क्राकोतोआ ज्वालामुखी को हम मृत समझ बैठे किंतु वे आगे चलकर सक्रिय हो गए। ज्वालामुखी के रूप बहुत से ज्वालामुखी एक पर्वत एवं पहाड़ी होते हैं। ये शंकु आकार होते हैं। शंकु के शीर्ष पर एक विवर होता है। इस विवर का आकार कीप जैसा होता है। विवर के मुख्य आकार व्यास के कुछ मीटर से लेकर 2-3 किलोमीटर तक या उससे अधिक हो सकता है। कुछ मीटर से लेकर 2-3 किलोमीटर तक या उससे अधिक हो सकता है। विवर कुछ समय के बाद बहुधा झील में बदल जाता है। महाराष्ट्र की लोनार झील इस प्रकार से बनी विवर झील या ज्वालामुखी कुंड का एक उदाहरण है। वास्तव में ज्वालामुखी एक निकास है जिससे होकर विस्फोट के समय चट्टानी टुकड़ियां, लावा, राख, भाप और अन्य गैस बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने वाले ये ठोस और तरल पदार्थ निकास के मुख में बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है। इसे सिंडर कहते हैं। ये देखने में राख के समान होता है। किसी भी ज्वालामुखी की विशिष्ट रचना में शंकु और विवर बहुधा देखे जाते हैं। कई विस्फोटों के बाद निकास के चारों ओर सिंडर के रूप में ठंडे ठोस लावा के जमाव से सिंडर शंकु बन जाते हैं। विस्फोट की रीति के अनुसार विवर युक्त शंकु के आकार वाले पर्वत और पहाड़ी को केंद्रीय प्रकार का ज्वालामुखी कहते हैं। इसमें विस्फोट भूपट्टी में बने एक केंद्रीय मुख से होता है और यह छेद पृथ्वी के आंतरिक भाग से एक उद्भर निकास नली द्वारा जुड़ा रहता है। इस निकास नलिका के द्वारा गैसों के आकस्मिक निकास के साथ होने वाले भयंकर विस्फोट से ज्वालामुखी पर्वतों की क्रियाशीलता नापी जाती है। फ्यूजियामा और वेसुवियस पर्वत इसी प्रकार के ज्वालामुखी पर्वत हैं। कभी कभी बेसाल्ट लावा सिलिका की मात्रा कम होने के कारण बिना किसी विस्फोट के निकास से निकलकर चारों ओर बहता है और ढाल का निर्माण करता है। इससे ढाल के आकार का ज्वालामुखी बनता है जिसका आधार बहुत फैला हुआ होता है और ऊंचाई बहुत कम होती है।
इसकी ढलान बहुत कम होती है। इसमें लावा एक पतले और लगभग क्षैतिज परत के रूप में ठंडा होता है। हवाई द्वीप समूह के ज्वालामुखी इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। महासागरों के मध्य बनने वाले ज्वालामुखी बेसाल्टी लावा के बने होते हैं। ये शायद ही कभी सक्रिय जल स्तर तक पहुंच पाते हैं। कभी महाद्वीपों के बेसाल्टी लावा के बहाव से ज्वालामुखी पठारों का निर्माण हुआ है। लावा जब दरारों के जरिए बाहर निकलता है तो एक विस्तृत क्षेत्र में फैलता है। कुछ अंतराल पर वो बहुत दिनों तक शांति से बहता ही रहता है। इसी तरह की बनावट को दरारी श्रेणी की ज्वालामुखी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का दक्कन टैंप क्षेत्र इसी श्रेणी के ज्वालामुखी का अच्छा उदाहरण है। ज्वालामुखी की सक्रियता की उपज ज्वालामुखी विस्फोट से उपलब्ध पदार्थ ठोस, तरल और गैसीय तत्व तीनों ही अवस्था में मिलते हैं। तरल पदार्थ लावा है। ताज़ा निष्कासित लावा का तापमान 600 से 1200 डिग्री तक होता है। इस लावा के बहाव का क्षैतिज फैलाव उसकी रासायनिक बनावट, गतिशीलता तथा जमीन के ढाल पर निर्भर करता है। अधिकतर इसकी गति बहुत ही धीमी होती है। इसके बहाव में 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति भी कभी कभी पहुंचती है, किंतु कभी कभी इसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अक्सर लावा ऊर्ध्वाधर मार्ग में ही ठोस होकर निकास नलिका के अवरुद्ध कर देता है। अगले ज्वालामुखी विस्फोट के समय अत्यधिक दबाव वाली अंदरूनी गैसें अवरुद्ध नलिका में से ठोस लावा के टुकड़ों को भीषण विस्फोट के साथ तेज झटके से बाहर फेंकती है। इस फेंके गए ठोस पदार्थ में महीन राख, धूल के कण तथा लावा से बनी चट्टानों के नुकीले टुकड़े होते हैं। विस्फोट गैसों में सबसे प्रधान भाप होती है। इसके अलावा इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं।